2000 वर्ग मीटर में आपको जो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करना होगा, अगर एक सेक्शन भी चलाते हैं तो 600 वर्ग मीटर में आपको 16,800 स्क्वायर फीट कम से कम जमीन कारपेट एरिया चाहिए, और कम से कम 1,000-1,200 वर्ग मीटर कम से कम कबड्डी खेलने, खो खो खेलने का तुम दोगे कि बच्चों को दुकान में तो नहीं बैठाओगे ना पढ़ाने के लिए। तो उस रीजनेबली, और CIC को चूंकि राज्य सरकार भी NOC देती रही है सारे देश की, यूपी भी, तो हमने इसलिए उसको 2000 वर्ग मीटर तक का भी एक क्लास डाल दिया कि ये होगा। बाकी जो ट्राइबल इलाके हैं, चूंकि यहाँ तो बहुत कम है तो इसलिए उनकी चर्चा मैं नहीं करूँगा, उनमें ये है कि अगर कोई बिल्डिंग, कोई ज़रूरी नहीं है कि इस पैटर्न की बनाए, अगर हिल में, ट्राइबल में अपने ट्रेडिशनल हाउसिंग पैटर्न में भी कमरे बनाता है और वो सुरक्षित है, रीजनेबल है, तो एजुकेशन को उनके दरवाजे तक भी, क्वालिटी एजुकेशन को, भारत बोर्ड के एजुकेशन को पहुंचाने के लिए हम उसको भी अलाउ कर दिए हैं। और आगरा शहर में तो 1500 वर्ग मीटर तक भी अलाउड है महानगर में। ये रीजनेबल हमने अभी 1.5-2 महीने पहले किया है। बाकी अब खर्चा उर्चा, मुझसे आर्किटेक्ट नहीं हूं कि मैं आपको पैसा बताऊं कितना खर्च हो, वो आप देख लीजिएगा जी। नमस्कार सर, इसी सत्र में हमने भी एफिलिएशन आपके BSV बोर्ड से ली है, तो थोड़ी सी मुझे भी कोई समस्या आई। समस्या ज़्यादा कुछ नहीं है कि मेरे यहाँ ABSE वो आई मैडम, तो मैंने उनको बताया कि मैम अब हमारा भी इंटर हो गया है, वो अपने और किसी उद्देश्य से आई थी और UDAIS पे इनको चढ़वाना है बच्चों को। और उन्होंने एक ही शब्द बोला कि आपने NOC ले ली, पहले हमसे NOC ले ली। तो मैं बस यही आपसे वो कहना चाहूँगा, मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे भी कुछ जानकारी नहीं थी क्या करना है। ऐसा है कि उनको मॉडल बायलॉज हमारा, सुनील से मैं कहूँगा आपको मेल कर देंगे, उनको वही मॉडल बायलॉज दिखा देना कि भारत सरकार का मॉडल बायलॉज है, भारत सरकार का UDAIS है, आप तो उसका प्रयोग करते हो उसे, और UDAIS में भारत सरकार ने उसी मॉडल बायलॉज के आधार पर BSB को भी प्रोविजन कर दिया अपने UDAIS में, और यूपी गवर्नमेंट भी स्वीकार कर रही है। तो उसमें कहाँ कह रही यूपी गवर्नमेंट NOC के बिना UDAIS में नहीं डालेंगे? उनसे कह दो, लिख के दे दो आप कि हमसे NOC नहीं लिया तो इसलिए हम नहीं करेंगे, उसका लिखित जवाब ले लो। देखो, व्यवस्था में जब भी कोई बदलाव होता है तो थोड़ी बहुत, अब तो CBSE भी यही कर रही है, अब तो हमारी देखा देखी CBSE भी, आदरणीय गुप्ता जी आप लोग तो CBSE वाले हो, हमारे देखा देखी CBSE ने कहा कि अब हम भी 30 दिन भेजेंगे सरकार को, और 30 दिन में नहीं आएगा तो एक और 15 दिन की नोटिस दे के हम भी दे देंगे। अब तो वो भी करने लगे, तो क्या उनका भी UDAIS पर नहीं डालेंगे क्या हो? तो ऐसा नहीं है, बदलाव तभी होता है जब थोड़ी बहुत आपको भी पीड़ा होगी, लेकिन उसके लिए सत्य के साथ चलना, खड़ा होना पड़े कि जब नियम है तो क्यों नहीं करेंगे, तो फिर मैं हाईकोर्ट जाऊंगा उनके खिलाफ, उनसे कहो लिख के ले लो, मैं एज ए बोर्ड हाईकोर्ट में जाऊंगा कि भाई किस आधार पर नहीं करेंगे, लिख के दे रहे हैं। अभी तक हमने 8वीं तक की भी जो किताबें हमारी हैं, जो लोग यूज कर रहे हैं, लगभग देश में 750 स्कूल्स यूज कर रहे हैं हमारी पुस्तकें। कोयम्बटूर में ईसा फाउंडेशन के सदगुरु भी प्रयोग कर रहे हैं अपने विद्यालयों में, और विवेकानंद केंद्र के कई स्कूल लागू किए हैं, जैन ट्रस्ट ने लागू किया है, राजस्थान में बहुत ज्यादा संख्या में लागू किए हैं। हम उनको, चूंकि अपनी पुस्तकों को विशिष्ट रूप से बनाए हैं तो सही मूल्यांकन हो सके, इसके लिए ट्रेनिंग तो दे ही रहे हैं, लेकिन एक हम मॉडल असेसमेंट के पेपर भी भेज रहे हैं। परीक्षा आप ही लोगे, हम सिर्फ पेपर इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो कि क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करना है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर कैजुअल अप्रोच में असेसमेंट हो जाए और मकसद ही ढह जाए पुस्तक के विशिष्ट रूप से बनाने। जी सर, आपका हमारे शहर में बहुत स्वागत है। मेरा प्रश्न है अपना कि परिचय भी दे देते तो नाम जी, भी याद हो मेरा जाएगा। नाम इंजीनियर रामवृष यादव है, ठीक मैं है। फिरोजाबाद जनपद से आया हूँ, और मैं लगभग 2002 से इंटर कॉलेज संचालित करता हूँ ठीक। यूपी बोर्ड से।
अब मैं स्विच ऑफ करने के लिए काफ़ी प्रयासरत रहा, पर सही माध्यम नहीं मिल पाया, तो मैं अभी लेटेस्ट 5 दिवसीय शिविर भी करके आया हूँ हरिद्वार में, जो योग शिक्षक का हुआ था, उसमें भी गया था। वहाँ से मुझे काफ़ी जानकारी मिली, फिर इसके बारे में पता चला। मेरा प्रश्न ये है सर कि अभी हम यूपी बोर्ड से चलाते हैं 9 से 12 तक, और वर्तमान में हमने 9 और 11 के प्रवेश ले लिए हैं, तो क्या अगले साल जैसे हम स्विच ऑफ करेंगे? मैं प्रश्न समझ गया आपका। जी जी 9वीं और 11वीं में जिस बोर्ड से आप रजिस्ट्रेशन कराए हो, आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप 10वीं 12वीं की परीक्षा उसको उस बोर्ड से जारी रख सकते हो, जी और अगला 9th और 11th का रजिस्ट्रेशन नए बोर्ड से कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो दूसरा ऑप्शन कि नहीं 10वीं 12वीं आप हमारे बोर्ड से करो, तो उसके लिए चेयरमैन के लेवल तक फाइल जाकर के परमिशन होता है, वो विशेष परिस्थितियों में हम परमिशन दे सकते हैं। एक और मेरा प्रश्न था सर, क्योंकि हम बहुत ग्रामीण क्षेत्र में संचालित करते हैं विद्यालयों को, तो क्या ये बोर्ड जो है उस लेवल पे, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, वहाँ काफ़ी अच्छे बच्चे, अच्छे घरों के बच्चे आते हैं, तो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो फीस का है वो भी डिसाइडेड है अपने नहीं, तरफ हम से? फीस हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, वो हमें स्वयं डिसाइड फीस आप अपने आधार पर डिसाइड करो। बहुत ठीक है। धन्यवाद सर आपका। आदरणीय सिंह साहब को नमन। मेरा एक छोटे से 2 प्रश्न है। एक तो कि ये आधुनिक शिक्षा से इस पाठ्यक्रम में किस प्रकार से अन्य बोर्डों से अलग होगा ये, और हम जो अपनी संस्कृति को किस प्रकार से इनको पढ़ाएंगे बच्चों को। और दूसरा प्रश्न है कि जो नौकरी की जो दौड़ में किस प्रकार से बच्चों को आश्वस्त कर पाएंगे कि इस बोर्ड से जुड़े आप, कि आपकी नौकरी। ऐसा देखिए, ये जब तक वो हमारी किताबें नहीं देखेगा, अगर हम ये बात आपका उत्तर देंगे ना, तो अगला कम से कम 3 घंटे मुझे लगेगा, क्योंकि आप बड़ा व्यापक प्रश्न पूछे हो ना कि आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति को कैसे आप पुस्तकों में लाओगे, बताओ। तब मुझे फिर एक एक विषय के बारे में बताना पड़ेगा। तो मुझे तो दिक्कत नहीं है, हम तो फकीर हो गए हैं। दिक्कत आप लोगों को होगी, क्योंकि जल्दी भागना होगा घर भी। तो संकेत में मैं पहले भी लगभग 45 मिनट 50 मिनट यही बोला हूं, 1 घंटे लगभग। आधुनिक जो कॉम्पिटेंसी है, फिर ध्यान से सुन लीजिए, जो ठेठ में बता रहा हूं, जेई नीट के लिए जो जरूरी है, यही जानना चाह रहे होंगे आप। वो सामर्थ्य होगा कि नहीं होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। हमने प्रोफेसर एससी वर्मा को साइंस की किताबों का चेयरपर्सन इसीलिए बनाया कि ताकि हम अपनी किताबें साइंस की इस तरह की बनाएंगे कि 12वीं तक हमारी पुस्तक पढ़ने के बाद, और उसमें अभ्यास लगभग 20-25% जेई नीट के अनुसार क्वेश्चन होंगे, और हमारी बोर्ड का जो असेसमेंट होगा 70-75% बच्चे तो आसानी से नंबर पा जाएं, लेकिन ऐसा ना हो कि 95 और 100 पाने वाले सब्जेक्ट में परसेंटाइल 48 पाएं। हमारी कोशिश ये होगी कि अगर कोई हमारे बोर्ड से बच्चा 90 क्रॉस कर रहा है फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, तो जेई नीट में भी उसकी परसेंटाइल 85-90 के आसपास ही रहे। उसके लिए थोड़ा आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। पुस्तक तो हम बनवा रहे हैं, ट्रेनिंग भी हम दिलवाएंगे। एससी वर्मा खुद ट्रेनिंग देंगे, साइंस को खुद देते हैं। एससी वर्मा का नाम सुना है कि नहीं? जी सर, सुना। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वाले, वो खुद एक एक हफ्ते 8-8 दिन रुक के ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारे पतंजलि में, रुक के, सारी व्यस्तताएं छोड़। लेकिन अपने आप को, अपने टीचर, कम से कम अगर जेई नीट के बच्चों को निकालना है तो अपने आप को टीचर अच्छा रखना पड़ेगा साइंस। अगर टीचर नहीं अच्छा होगा तो हम पुस्तक कितनी भी अच्छे देंगे, ट्रांजैक्ट नहीं होगा। मैं चूंकि फिजिक्स का ही पढ़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरी निष्ठा है कि साइंस में किसी प्रकार की कोताही नहीं, बल्कि मैं गारंटी देता हूं आपको, ओपन रिकॉर्ड हो रहा है कि हमारी पुस्तकें भारत की किसी भी पब्लिशर, किसी भी बोर्ड की किताब से गणित और विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ होगी, ये मैं गारंटी देता हूं।
कोताही उसके बराबर होने की तो छोड़ दीजिए, बेस्ट बुक होगी। और छठी, सातवीं, आठवीं की किताब भी बेस्ट है। अगर आप मेरी साइंस की पढ़ के देखिए, पंचतंत्र की कहानियों के विधा में वर्मा जी ने साइंस को छठी में समझाया है ताकि बच्चों की रुचि विकसित हो। स्काई को पढ़ाना है तो गौरैया दीदी, कौआ काका, ईगल काका, गरुण काका के माध्यम से पूरा विज्ञान पढ़ रहा है वो, लेटे लेटे, और बहुत ही अच्छे से उसको जैसे पंचतंत्र की कहानी पढ़ रहा हो, साइंस नहीं पढ़ रहा हो। उसी तरह अगर केमिस्ट्री सीख रहा है छठी में, तो माता जी की किचन में जो खाना बन रहा है, मसाला बन रहा है, उससे केमिस्ट्री सीख रहा है बच्चा, रटवाने के लिए नहीं। क्योंकि जब तक आप छठी, सातवीं, आठवीं में साइंस की दृष्टि नहीं डालोगे, रुचि नहीं विकसित करोगे, बोझिल समझेगा हो, तो जुड़ेगा ही नहीं विषय से, हो भागेगा हो। लेकिन आगे हम 9वीं 10वीं में थोड़ा कठिन करेंगे और 11वीं 12वीं में उसको ऐसा लाएंगे कि भाई साइंस तभी पढ़ो, या तो तुम्हें वैज्ञानिक बनना हो या तुम्हें अच्छा इंजीनियर बनना हो। लेकिन वो भी बनना हो तो ऐसा इंजीनियर मत बनना कि पुल ढह जाए तीसरे दिन, ऐसा साइंटिस्ट मत बनना कि पता लगा कोई रिसर्च ही नहीं कर पाओ, तनख्वाह लेके बैठे रहो, ऐसा कोई प्रोफेसर मत बनना कि कोई रिसर्च ही नहीं करो, ना पढ़ाओ क्लास में। एक वो मूल्यबोध भारत की संस्कृति को हम हर चैप्टर के साथ साइंस में भी दे रहे हैं। आप देखेंगे साइंस के चैप्टर में भी उसको हम उसके साथ बहुत खूबसूरती से इनडायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहे हैं वैल्यूज को। जी ओम जी प्रणाम, मैं एच.एन. अग्रवाल अलीगढ़ से। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम आप मान्यता ले रहे हैं तो इसमें 8th क्लास तक की जो टीसी होंगी उसे कौन काउंटर साइन करेगा, और 9th से 12th तक की क्लासेस की कौन काउंटर साइन करेगा? ये बताओ, अभी तक 8वीं की टीसी कौन साइन करता है? 8th तक की टीसी हमारा मेरा स्कूल चल रहा है, 8th क्लास तक का है, तो बेसिक विभाग करता है। परीक्षा आप लेते हो जो पुरानी पद्धति, जो पद्धतियां सीबीएसई में हैं, ठीक है, बाकी छोटे छोटे फंक्शनल, उसमें हम कोई चेंज नहीं करें। अच्छा, तो 9th से 12th तक डीआईएस करेगा या जेडी? मैं कह रहा हूं ना, जो भी सीबीएसई के तरीके हैं वो तरीके हम इसलिए लागू करना चाहेंगे अच्छा, कि किसी के मन में ये भ्रम ना हो कि ये शासन द्वारा अनुमोदित है कि नहीं है। भ्रम इसी से तो पैदा होगा ना। और कौन पूछ रहे हैं? जी बेटा। सभी यहाँ पर उपस्थित सम्मानित भारतीय नागरिकों के लिए मेरा नमस्कार। मैं प्रिंसिपल हूँ जीएसएस इंटरनेशनल स्कूल आगरा का, जो कि पहले से 10+2 एफिलेटेड स्कूल है भारतीय शिक्षा बोर्ड से। मैं उसी आगरा के उसी क्षेत्र से हूँ और पूर्णतः मैं 100% सेटिस्फेक्शन अब तक मुझे रहा है। इसका एक मुख्य कारण भी है, जो मेरी जर्नी है, ज्यादा ना बता के इतना बताऊंगा कि मैंने अलीगढ़ में एमयू से बीटेक किया हुआ है और गेट में 700 ऑल इन ओवर इंडिया ऑल एआईआर रैंक मेरी 742 थी। वहां से फिर मैंने एएमयू से एमटेक किया है और उसके बाद जब मुझे माहौल और मुझे फ्रेंड सर्कल का पूरा संस्कार, शिक्षा और आसपास की सारी चीजें जब देखने को मिली तो वहां से मेरी दिशा चेंज हुई। मैं जाना चाहता था इंजीनियरिंग की तरफ, मैं बनना चाहता था इंजीनियर, मैं जाना चाहता था विदेशों में, लेकिन जब मैंने आसपास का पूरा माहौल देखा तो उसने मेरी सोच चेंज कर दी। सबसे नंबर 1 पर जो माहौल था, उस माहौल में मेरे 10 फ्रेंड में से 6 या 7 मेरे मित्र ऐसे थे जिनका पहले से स्कूल था। मैं नाम भी आपको बता सकता हूं। यहां पर सबसे नंबर 1 का स्कूल जो था वो आगरा में ही सींगना पे रेपुरा जाट में एक पीपीएस स्कूल है, प्रधान पब्लिक स्कूल। एक शमशाबाद में नया बांस में एक स्कूल है आपका ठाकुर ओपी सिंह एजुकेशनल स्कूल। एक शमशाबाद में ही मेन मार्केट में एक और स्कूल है पीएसबीडी कॉन्वेंट स्कूल। एक शमशाबाद में ही आपका आईफा कंपटीशन स्कूल। ये सभी के सभी मेरे मित्र थे जो मेरे साथ जिन्होंने इंजीनियरिंग की थी, बीटेक भी की थी और एमटेक भी की थी। लेकिन मेरी दिशा चेंज जो हुई, जो आजकल की युवा पीढ़ी की दिशा चेंज होती है, वो शिक्षा से होती है, वो संस्कार से होती है, वो माहौल से होती है। और मेरी जो चेंज हुआ है, मेरा माहौल चेंज हुआ है। जो मेरी दिशा इंजीनियरिंग की थी लेकिन मेरी दिशा चली गई शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसका मेन था
कि मुझे माहौल जो फ्रेंड सर्कल का मिला, जो लोगों के बीच में बातें होती थी वो स्कूल को लेके बातें होती थी, तो वहां से मेरा माइंड चेंज हुआ। नंबर एक बात कि मैं शिक्षा में क्यों आया, इंजीनियरिंग करने के बाद भी, ये प्रश्न आपका हो सकता है। दूसरी बात, जीएसएस इंटरनेशनल स्कूल सरौली आगरा, स्कूल कोड नंबर 00056, एफिलिएशन नंबर 25060064, 64 नंबर पे मौजूद है। स्कूल की वेबसाइट आप bsb.org.in जो कि भारत शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट है, वहां पर भी इसको आप चेक कर सकते हो। 64 नंबर पे आपको ये मिलेगा। मेन जो मुख्य बात है, जीएसएस इंटरनेशनल स्कूल का जो मुख्य उद्देश्य रहा है, जो एम रहा है, जो विजन रहा है, जो मिशन रहा है, वो मिशन था एकेडमिक एक्सीलेंस विद मॉडर्न एजुकेशन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। लेकिन जब मैंने 2018 से लेके 19 तक जब हमने बच्चों की शिक्षा दी, 19 से 20 तक शिक्षा दी, 20 से 21 तक ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा दी क्योंकि कोरोना आ चुका था, 21 से 22 तक जब हमने शिक्षा दी, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25 जब हमने शिक्षा दी, हमें यह मालूम पड़ रहा था कि जो हमारा टैगलाइन है एकेडमिक एक्सीलेंस विद मॉडर्न एजुकेशन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा है। डीपली जब हम गए तो हमें मालूम पड़ा, हमें महसूस हुआ कि अभी एक कमी चल रही है। वो कमी चल रही है कि बच्चों में जो एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए वो बुक्स के अंदर मौजूद नहीं है। और जब अप्रैल मई 2025 में हमने फेसबुक एडवर्टीजमेंट देखा, स्वयं मैंने देखा क्योंकि मैं एज अ प्रिंसिपल की पोस्ट पर वहां पर 2018 से लेके आज तक हूं। जब मैंने देखा कि फेसबुक पेज पर एडवर्टीजमेंट भारतीय शिक्षा बोर्ड का, तो वहां पर मेरे माइंड में ख्याल आया। वो ख्याल क्या आया कि यार इसको हल्का सा पढ़ा जाए, इसको हल्का सा विजिट किया जाए, इसको हल्का सा देखा जाए। और जो सपोर्ट नंबर था, जो हेल्पलाइन नंबर था, वहां पर कॉल करके जब मैं जाना तो मुझे वही मिल गया जिसका मुझे लंबे से इंतजार था। अब मुझे लंबे समय से इंतजार क्या था, मुझे इंतजार था कि छोटे बच्चों में, जैसा कि अभी फिलहाल सर ने कुछ टाइम पहले बताया कि 20 लाख प्रति सेकंड की इंफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए भी बच्चों में होती है, जो कि बड़ी एज पे जाके ये ओनली मात्र 40 प्रति सेकंड हो जाती है। ये चीज मुझे समझ में आई थी कब, जब मैंने फेसबुक पेज पर एडवर्टीजमेंट देखा, उसके बारे में पढ़ा। और जब हम हरिद्वार जून में गए तो वहां पर बुक्स का जब मैंने कंटेंट देखा, बिल्कुल मैं सारी चीजें भूल गया। मेरा जीएसएस इंटरनेशनल स्कूल का पूरा कंस्ट्रक्शन, पूरा कैंपस सीबीएसई के आधार पर रेडी था, फाइल में लगाने ही वाला था, सारे डॉक्यूमेंट मैंने पूरे कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट ने मेरी सोच ही बदल दी। उस एडवर्टाइजमेंट ने मुझे एक अच्छा मार्गदर्शन प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये मेरे भारत के लिए, मेरे भारत के सभी बच्चों के लिए था। और प्रेजेंट टाइम में अभी ये जब ये बुक्स मैंने हरिद्वार में पढ़ी तो मुझे महसूस हुआ रियली में भारत की जो संस्कृति है, भारत के बच्चों में जिसका पूरा का पूरा नॉलेज होनी चाहिए, पूरी स्किल डेवलप होनी चाहिए, वो पूरा का पूरा समावेश उसके अंदर मौजूद था। जब मेरी टीम के 4-5 लोग मेंबर 1 और 2 जून को हरिद्वार में गए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बात है कि आप बीटेक किए हो, तो आप जुड़े हो, तो आपका अभिनंदन है। और आपसे एक अनुरोध भी है कि ये पहल है, ये अंतिम समाधान नहीं है। हम बहुत विनम्रता से मानते हैं कि जो भी प्रयास हम कर रहे हैं, यद्यपि 2000 प्रोफेसर और 3500 टीचर हमारे पैनल पर हैं विभिन्न विषयों में हमने, और मेरा वक्त हमेशा 18 घंटे इसी में लगा रहता है, 24 घंटे में। कभी आपके बीच हैं, कभी प्रोफेसर्स के बीच में हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि अभी भी मैं बहुत कुछ है जो देना है, अभी बहुत कुछ है जो देना शेष है। क्योंकि जब भारतीय ज्ञान परंपरा में डूबता हूं मैं, तो यकीन मानिए, मैं कोई अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे याद ही नहीं आता कि मैंने नौकरी की है। शैलन से जब मिला अभी सुबह दोपहर में, तो उन्होंने मुझसे कहा, सर आप ही ने मुझे ट्रेनिंग दी थी। हमने कहा हाँ, मुझे याद तो आ रहा है। तो मतलब अब एक फोकस में ही नहीं है, एक ही फोकस रह गया है कि वानप्रस्थी के रूप में मृत्यु से पहले भारत की शिक्षा में ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ भी तो कर दें, गिलहरी प्रयास। और इसके लिए आपने जो धन की बात की, फीस की बात की, मेरा आग्रह है कि कुछ ऐसे परिवर्तन जब राष्ट्र के लिए करने होते हैं ना, तो वहां कभी कभी निजी हितों को नजरअंदाज करना होता है। 1-2 ऐसे भी सीबीएसई स्कूल हमारे साथ जुड़े,
जिन्होंने अपने हितों का नजरअंदाज किया, क्योंकि प्रारंभ में उनके 25% बच्चे छोड़े, लेकिन जब उन्होंने उसको संकल्प को यथावत रखा तो 2 महीने बाद भी 25% बच्चे 30% पहले की अपेक्षा और बढ़ गए। और राजस्थान के 3-4 ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने अप्रैल से जब शुरू किया था तो मई तक उनके पास एडमिशन के लिए नहीं आए, निकालने लगे थे। ऑनलाइन जब हमारी एक मीटिंग कराया उन लोगों ने तो जुलाई में उन्होंने कहा मेरे पास कमरे ही नहीं एडमिशन लेने की। वहाँ के एसडीएम से लेकर के, वहाँ से सीईओ से लेके, वहाँ से अधिकारी भी कहने लगे कि भाई हमारे तो घर घर की समस्या संस्कार है, हमें यहीं पढ़ाना है, एडमिशन लो। आज पूरा देश संस्कार के लिए चिंतित है। जैसा भी प्रिंसिपल साहब कह रहे थे ना, कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर तो हर संस्कृति में बात होती है। चरित्र एक ऐसा शब्द है कि हर शिक्षा व्यवस्था में पढ़ोगे तो चरित्र शब्द आता है, लेकिन वो चरित्र कैसा हो? चरित्र तो एक दर्शन विशेष के गर्भ से निकलता है। किसी का चरित्र ये भी हो सकता है कि हम दूसरे को दुश्मन मानते हैं, दूसरे बिलीफ सिस्टम को दुश्मन मानते हैं, ये भी होता है। लेकिन हमारी संस्कृति कहती नहीं, मनुष्य तो छोड़ो, हम तो पर्वतों में, नदियों में भी प्राण तलाशते हैं। हम तो पत्तों और वृक्षों में कुछ वनस्पति खाने के लिए अन्न को अंदर भी डालने से पहले उसको प्रणाम करके उसकी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। ये चरित्र है। दूसरों ये भी चरित्र हो सकता है कि हम किसी जानवर का मांस भी खा रहे हैं तो उसके बारे में मुझे अपनी जीवा के आनंद में इतने उद्वेलित हैं कि उसके प्रति कोई हमें करुणा भी नहीं है, उसके प्रति कृतज्ञता भी नहीं है। तो चरित्र निर्माण पूर्णतः समग्र रूप से जो भारतीय दृष्टि है, जो महनीय दृष्टि है, जो पूरी दुनिया मान रही है। इसलिए मैं एक तरह से कहूं तो भारतीय शिक्षा बोर्ड सिर्फ भारतीय शिक्षा बोर्ड नहीं है। आने वाले 10 सालों में आप देखिएगा, अभी नेपाल के लोग और मॉरिशस के लोग हमसे संपर्क करने लगे। वहां की जो डायस्पोरा है वो कह रहे हैं कि आप बताओ कि हमारे यहाँ कैसे खुल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मॉरिशस में रहते हैं भारत के। तो हमने कहा कि सरकार से हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के माध्यम से, आपके एम्बेसडर से माध्यम से, आपके गवर्नमेंट से हमें एक परमिशन लेना होगा। तो नेपाल में मैं खुद गया, शिक्षा मंत्री से मिला, तब तक तो जी हो गया। तो फिर दोबारा जाना पड़ेगा, जो सरकार बदली है। तो वो जो भी कमिश्नर साहब बात कर रहे थे ना कि ये जो अफरा तफरी है हर घर में मची हुई है, पड़ोस में मची हुई है, हर जगह मची हुई है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। और अगर अभी भी नहीं चेते, पैसे के बारे में सोचते रहे, मैं अनौपचारिक रूप से बताऊं, ये सुनील वगैरह सबको मालूम है, जो भी यहाँ लोग आए हैं, मैं एक पैसा लेता नहीं हूं अध्यक्ष होने में। कोई पैसा नहीं लेता मैं बोर्ड में। मैं सिर्फ यहाँ पूर्ण रूप से वानप्रस्थ के रूप में हूं। मैं 18 घंटे इसको जी रहा हूं, सोने के 6 घंटे के अलावा हर क्षण पूरे देश में दौरे, पुस्तक बनाना, आप लोगों से सबसे निवेदन करना, बात करना, उसमें मेरा कोई निजी लाभ नहीं है, ना तो पूज्य स्वामी जी का कोई लाभ है, उनका तो घाटा करा रहा हूं मैं। सर मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हाई स्कूल और इंटर का पैटर्न क्या होगा परीक्षा का, एक और चीज, दूसरी चीज, जैसे यूपी बोर्ड में बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, तो क्या अगर गवर्नमेंट एफिलिएशन है इसकी तो ये भी प्रावधान है इसमें कोई स्कॉलरशिप का? जो सीबीएसई के स्कूलों में लागू होता है नियम, ठीक है, उनमें मिलता है ना शेड्यूल कास्ट और पिछड़ी जाति का, तो वो हमारे बोर्ड में मिलेगा, क्योंकि वो भी भारत सरकार के बोर्ड हैं, हम भी भारत सरकार के बोर्ड हैं, बिल्कुल मिलेगा। परीक्षा का पैटर्न जो सीबीएसई का पैटर्न है, एनसीएफ का पैटर्न, सीबीएसई नहीं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को हम 100% फॉलो कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट को। अगर वहां पर स्कूल अभी रेयर कम खुले हैं तो जाहिर है कि बच्चों को हम दूर नहीं दौड़ाएंगे, आपको सेल्फ सेंटर कराएंगे, लेकिन शुचितापूर्ण ढंग से हो, इसलिए सुपरिटेंडेंट इन्विजिलेटर बोर्ड की ओर से जाएंगे। जो हमारा सुपरिटेंडेंट होगा वहां, वो हमारा प्रतिनिधि होगा, हम भेजेंगे उसको। जो इन्विजिलेटर होगा कम से कम मिनिमम 50-60% हम भेजेंगे, ताकि बच्चों को दौड़ना न पड़े, लेकिन
इसके कारण से नकल ना हो जाए, ये भी तो खतरा है इस देश में बहुत। तो मेरे ख्याल से अब इसको पूर्णता की ओर ले जाते हैं। थोड़ा 1 मिनट सावधान हो जाइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।